Hello everyone, warm welcome once again on Biology One Shot. Dear class 12 students, हम लोग हमारे लेक्चर नंबर 2 पे आ गए हैं of the chapter number 1 of your class 12th Biology NCERT textbook. The chapter number 1 now in the rationalized syllabus for 2023-24 is going to be sexual reproduction in flowering plants, right? तो ये पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स नहीं है, इट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात तो होपफुली सारे मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर है. यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं क्लास में, आप लोगों को जो भी डाउट हमारे सेशन में आता है, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि कोई भी डाउट ना बने, कोशिश करती हूँ कि पूरा ठीक से समझा दिया जाए. ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट बी नोइंग, पर फिर भी अगर आ जाता है डाउट तो यू कैन क्लियरली आस्क मी योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन and I will be definitely responding and replying to it. Okay, इसी के साथ साथ में मैं टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों के लिए बना दे रही हूँ बायोलॉजी वन शॉट का, जिस पे कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सारे स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं और हम लोग उस पर कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी वन शॉट के ऊपर आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल करवा दें, और भी अलग अलग फॉर्मेट्स में मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनवा रही हूँ. कुछ नोट्स ऐसे हैं जो कि मेरे पास में पहले से बने हुए रखे हैं, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको फटाफट से वो देना स्टार्ट कर दूं. सो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन नाउ. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ लिया था, फ्लावर क्या होता है, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, कल्चरल सोशल इकोनॉमिकल वैल्यूज ऑफ फ्लावर्स देखी. इसके अलावा हमने देखा कि फ्लावर जो है वो हमारे हिसाब से तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, लेकिन ओरिजिनली फ्लावर जो है ये हमारा सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का. ठीक है ना, तो वो इसलिए इतना ब्यूटीफुल है क्योंकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके. प्लांट्स लोकोमोटरी नहीं होते हैं नेचर में, इसलिए उनके फ्लावर्स जो हैं उनको बहुत ब्यूटीफुल होना पड़ता है, बहुत फ्रेग्रेंसफुल होना पड़ता है. ठीक है, सो दैट इंसेक्ट्स एंड अदर पॉलिनेटिंग एजेंसीज कैन बी अट्रैक्टेड टू द फ्लावर, हेल्पिंग देम इन अचीविंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने 4 वॉल्स के बारे में पढ़ा था. सबसे आउटर मोस्ट कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर हमने देखा एंड्रोशियम, फिर हमने देखा गायनोशियम. हम अब पढ़ने वाले हैं मेनली रिप्रोडक्टिव वर्ल्स ऑफ द फ्लावर. ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यहाँ पर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. We will not be focusing that much on the petals and sepals, rather we'll be focusing on the stamen and the carpel or pistil. So let's proceed with the 1.2 का फर्स्ट पोर्शन पढ़ रहे हैं. ठीक है बच्चों, मैं बता दूं कि 1.2 जो है हमारा, इसमें से हम लोग 1.2.1 पोर्शन कवर अप कर रहे हैं अभी. ठीक है, 1.2.1 डील्स विथ व्हाट, माइक्रोस्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, meaning overall male reproductive part of the flower we are going to deal with. ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से. यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक पॉलन ग्रेन बनाने वाला स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा स्टेमन. तो स्टेमन जो है बच्चों, इसमें क्या प्रेजेंट होता है इसको एक बार समझते हैं. स्टेमन जो है, इट कंटेन्स व्हाट ऑल थिंग्स. सो स्टेमन कंटेन्स a bilobed anther. I have taken the real image of this stamen too, so that you all can understand it better. So यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए एक bilobed structure. ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, राइट, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से. ठीक है, तो ये bilobed anther है. इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज bilobed. ये bilobed anther जो है, और इसके साथ जो फिलामेंट अटैच्ड है, इसको कंप्लीटली मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, वी टेल इट एज स्टेमन. ठीक है, अच्छा अभी ये बाइलोब्ड एंथर के स्ट्रक्चर को इलैबोरेटिवली या डिटेल में हमें पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बना के पढ़ाऊंगी. उससे आपका बेनिफिट ये रहेगा दैट आपको भी डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ ए बाइलोब्ड एंथर. अपन पूरा ही बनाते हैं, एक काम करते हैं, तो हम एंथर बी बनाते हैं हमारा ये वाला डायग्राम, एंड हम लोग इसका जो बी वाला पोर्शन मतलब कि क्रॉस सेक्शनल व्यू जो हमें दे रखा है, हम ये वाला भी बनाते हैं. ठीक है, तो चलो ड्रॉ करो. आप लोग भी साथ साथ में नोट्स बनाया करो बच्चों, दैट विल बी अ हाईली बेनिफिशियल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू.
ये हमारा बाइलोब्ड एंथर हुआ और ये हुआ फिलामेंट, ठीक है, ये हुआ हमारा फिलामेंट, ओके। और ये हुआ थोड़ा सा स्वॉलन पोर्शन इसका नीचे का, क्योंकि अटैच होगा ना, ये जाके अटैच कहाँ होगा, या तो रिसेप्टिकल पे होगा जिसको हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं। तो ये हमारा बाइलोब्ड एंथर हुआ। अब अपन क्या कर रहे हैं पता है, अब हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू पढ़ रहे हैं। मतलब मैंने इसको ऐसे करके कट करके देखना चाह रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है उसको मैं अब ड्रॉ करने वाली हूँ। इसको तो खिसका देते हैं पहले अपन, ताकि जगह रहे हमारे पास। ओहो, दिस कंप्लीट थिंग, यस। शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा बाइलोब्ड एंथर हुआ, इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखो मैं ये बना रही हूँ जिस तरीके से, वो तरीके को समझना, तो क्या होगा आप लोगों के लिए भी ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हालांकि मैंने सोचा है आप लोगों के लिए एक सीरीज ऐसी बनाऊंगी मैं जिसमें कि हम सिर्फ डायग्राम मेकिंग सीखेंगे, ठीक है। आई एम नॉट अ वेरी परफेक्ट और प्रो डायग्राम मेकर डेफिनेटली, बट हमारा क्लास 12th में काम चलना चाहिए अच्छे से, हमें सारे डायग्राम अच्छे से बनाने आने चाहिए। दिस शुड बी द मेजर मोटो ऑफ अस, ठीक है। तो देखिए कैसे बना रहे हैं, है ना। मैं 3 बना रही हूँ, एक साइड पे 3 नॉर्मल बनाया, एक साइड पे 3 उल्टा बनाया, ठीक है। अब देखो ये ऐसे किया, फिर नीचे से ऐसे निकाल दिया, एक ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल करना, ठीक है, सो दैट आपका दोनों साइड्स पे इक्वालिटी रहेगी। अब क्या करो, अब बनाओ ऐसा स्ट्रक्चर, फिर बनाओ ऐसा, फिर बनाओ ऐसा, ओके। फिर बनाएंगे कैसा, फिर हम बनाएंगे ऐसा, डायग्राम, ठीक है। फिर इधर से भी ऐसे करेंगे अपन, जैसे कि ह्यूमन टूथ का डायग्राम नहीं बनाते, वैसे टाइप का बनाना है इसको। ये बनाया, ओके। एंड इसके बाद में फिर बनाना है हमें यहाँ से ये, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है ये, लाइक दिस। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइलोब्ड एंथर। ऐसे ड्रॉ कर लिया, मेरे साथ साथ में सभी लोगों ने ड्रॉ कर लिया। चलो अब इसको थोड़ा सा अपन ऊपर खिसका लेते। यहाँ से इसको सेंट्रली जोड़ना है हमें, ठीक है। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस बनाई है मैंने, ठीक है बच्चों। अब इसमें पॉलन ग्रेन्स भर दो बहुत सारे, ये पॉलन ग्रेन्स भर दिए हमने। देखो इसकी पूरी लेबलिंग करके दूंगी मैं तुम लोगों को। ऐसे बनाया ना एनसीईआरटी ने, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऐसे ही नजर आता है वो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये टेट्रास्पोरांजिएट स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। अब इसको डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। चलो तो लेबलिंग में क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो ये क्या चीज़ है, तो ये है हमारा बाइलोब्ड एंथर, ठीक है। और ये क्या चीज़ है हमारा, तो ये है हमारा फिलामेंट, ओके। और इन दोनों को कंबाइनली मिलाकर क्या बोल दूंगी मैं, स्टेमन, ठीक है। जब मैं इस बाइलोब्ड एंथर का क्रॉस सेक्शनल व्यू लेने चाह रही हूं, तब मेरे पास में जो स्ट्रक्चर आएगा वो ये आएगा, ओके। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जूम करने पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है। इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में अपन ध्यान से देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एंथर जो होता है वो होता है डायथीकस। डायथीकस, पहले तो वर्ड तोड़ लो, डायथीकस। डाई मतलब कि 2, थीकस मतलब कि थीका, और थीका मतलब होता है लेयर, तो 2 लेयर वाला होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि डायथीकस मतलब 2 लेयर वाला होता है। तो इस डायग्राम में देखो, क्या ये आपको आउटर लेयर दिख रही है, और आउटर थीका भी बोल सकते हैं इसे,
और क्या ये आपको इनर लेयर दिख रही है? क्या हम इसे इनर थीका बोल सकते हैं? क्या मैं इन दोनों को साथ में मिलाकर ऐसा बोल सकती हूं कि एंथर जो है वो डायथीकस है? डायथीकस है मतलब क्या? उसके पास में 2 थीका है, सो इट इज गोइंग टू बी डायथीकस। ओके, इज दिस मच अंडरस्टूड बच्चों? क्या इतना सबको समझ में आया? क्या ये दिख रहा है कि नहीं? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। दिख रहा है, इट्स विजिबल, क्वाइट विजिबल। ओके, सो दिस इज डायथीकस एंथर। नाउ यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना उसको मैं समझा रही हूँ, देखो एक एक करके। तो इधर आपके पास में आप प्रेजेंट है 1, 2, 3 और 4 राउंड राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इन सभी को हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे इन सभी को इंडिविजुअली माइक्रोस्पोरांजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरांजिया। तो यहां पर माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट है, सो दे आर माइक्रोस्पोरांजिया। ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोरांजिया 4 है ना इधर, तो 4 माइक्रोस्पोरांजिया हर एक माइक्रोस्पोरांजिया के अंदर भरा हुआ रहता है जब पॉलन ग्रेन नहीं बने, जब हमारा एंथर यंग है। ठीक है, जस्ट अभी स्टेमन बना ही है, जस्ट अभी इसके ऊपर ये बाइलोब्ड एंथर बना ही है, अभी पॉलन ग्रेन्स लिबरेट नहीं हुए और प्लांट जो है उसमें ये स्टेमन बहुत यंग है। तो यंग है तो ये अंदर से कैरी करता है एक सॉफ्ट टिश्यू मास, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये क्या कैरी करता है? ये कैरी करता है स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू में होता क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू में होता है माइक्रोस्पोर बनाने वाले सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और क्योंकि माइक्रोस्पोर इंटरचेंजेबल टर्म है पॉलन ग्रेन के साथ में, मतलब आप चाहो तो पॉलन ग्रेन बोलो, चाहो तो माइक्रोस्पोर बोलो, एक ही बात है। तो क्योंकि इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं, मैं इस स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलूं या पॉलन मदर सेल बोलूं, ये एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, ये एक ही बात हो जाएगी। अच्छा, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये किस स्टेज में है? व्हेन एंथर इज इमैच्योर, जब ये यंग है। ठीक है, और यही स्पोरोजिनस टिश्यू जो है जो कि माइक्रोस्पोरांजिया में भरे हैं, ठीक है, इसी माइक्रोस्पोरांजिया को हम बाद में पॉलन सैक बोलना चालू कर देंगे जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा। और इसी स्पोरोजिनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल से तब तक बन चुके होंगे पॉलन ग्रेन्स, तो इसीलिए हम बाद में इसे माइक्रोस्पोरांजिया नहीं बोल के क्या बोलेंगे? पॉलन सैक बोलेंगे, क्योंकि अब उसमें जब मैच्योर हो गया होगा तब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पॉलन मदर सेल्स ने ढेर सारे पॉलन्स बना दिए होंगे, और जब पॉलन्स बना दिए होंगे तो अब इस सैक को हम माइक्रोस्पोरांजिया क्यों बोले? हम इसे बोलेंगे पॉलन सैक। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर सब बच्चों को क्लियर है अच्छे से, तो हम इस डायग्राम से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बारे में एनसीईआरटी रीडिंग भी करते जाएंगे साथ साथ में। मैंने एनसीईआरटी साथ में इसलिए ली होती है ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी रीड करवाती जाऊं। ठीक है, तो देखो एक सेकेंड, हाँ पहले कुछ छूट तो नहीं गया आपने डायग्राम में, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। हमने बाइलोब्ड एंथर देखा, एंथर फिलामेंट साथ में मिलकर स्टेमन कहलाता है, सही बात है। फिर आउटर लेयर, इनर लेयर, इसलिए डायथीकस है। माइक्रोस्पोरांजिया सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन टोटल कितने हैं? 4 हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरांजिया में भरे हुए टिश्यूज को बोलते हैं। इस टिश्यू के हर एक सेल को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, जिस हर एक सेल की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये पॉलन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये कैसे करेंगे वो भी हम समझेंगे। दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स from the pollen mother cells or the microspore mother cells is called as microsporogenesis. ठीक है, microsporogenesis बोलेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 हमें माइक्रोस्पोरांजिया दिख रहे हैं ना, तो मैंने 4 लिखा है। इस कंडीशन को आप बोलना चाहें तो आप टेट्रास्पोरांजिएट भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, टेट्रास्पोरांजिएट, टेट्रास्पोरांजिएट। ओके, इज दिस मच विजिबल? Yes, it is visible. ठीक है बच्चों, तो अब हम देखो डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा डायग्राम था, यहाँ पे हमने देखा पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस वगैरह अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बता रही हूँ मैं कि क्या होता है ये। पर लेबलिंग तो कर सकते हैं ना, तो लेबलिंग कर देते हैं। ये हमारी लाइन ऑफ डेहिसेंस है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स एक्चुअली में लिबरेट होते हैं, क्योंकि तो लिबरेट कैसे होंगे ये समझेंगे अपन अभी।
लाइन ऑफ डेहिसेंस, डेहिसेंस। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब एनसीईआरटी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं अपन एक बार, उसके बाद अपन अगले पॉइंट पे पढ़ेंगे बच्चों। मैं चाहती हूँ साथ साथ में एनसीईआरटी का पोर्शन भी कवर अप होते जाए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ठीक है? ओके, देखो कितना कितना पढ़ना है देखते हैं। सो हम इसके पहले कुछ है तो नहीं थ्योरी, यहीं से है। सो फिगर, हमारा फिगर हमने जो देख लिया वही, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। ठीक है, क्या क्या 2 पार्ट्स थे? द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड एज फिलामेंट, ये हमने देखा, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द एंथर, ये भी हमने देखा। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था कि जो हमारा फिलामेंट होता है ना बच्चों, वो फिलामेंट या तो थैलेमस के ऊपर अटैच हो सकता है, बाइलोब्ड एंथर का, ठीक है, या तो फिर ये अटैच हो सकता है पेटल ऑफ द फ्लावर के ऊपर। याद करो मैंने कहा था कि ऐसे या तो ये ऐसे भी अटैच हो सकते हैं, है ना, हमने लास्ट क्लास में ये बात समझ ली थी। ओके, तो या तो पेटल पे अटैच हो सकता है या तो फिर ये आपके थैलेमस पोर्शन पे भी अटैच हो सकते हैं। द नंबर इन द लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल। ठीक है, अब वो वैसी बात है जैसे कि हमने देखा था कि इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग टाइप की हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, हाईली वेरिएबल। तो जितने टाइप के फ्लावर्स, जितने टाइप के इन्फ्लोरेसेंसेस, उतने डिफरेंट टाइप के स्टेमन्स भी हम एनकाउंटर करेंगे, उतने डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स, शेप एंड साइज भी हम एनकाउंटर करेंगे। ठीक है, तो कुछ एक प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके फ्लावर्स में हो सकता है कि छोटे छोटे फिलामेंट्स वाले एंथर्स प्रेजेंट हो सकता है किसी किसी प्लांट में बड़े बड़े फिलामेंट्स वाले एंथर प्रेजेंट ठीक है, हो सकता है किसी किसी प्लांट में कुछ छोटे एंथर्स भी प्रेजेंट हो, कुछ बड़े एंथर्स भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो फ्लावर में वेरिएबिलिटी होगी हमेशा, एंथर्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, इफ यू आर टू कलेक्ट अ स्टेमन फ्रॉम 10 फ्लावर्स, ठीक है, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in the nature. हर फ्लावर का पॉलिनेशन का मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है। हर फ्लावर के अंदर गारंटी नहीं है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि क्रॉस होगा। फ्लावर्स के अंदर इसीलिए स्टेमन्स के साइज, शेप्स वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, careful observation of each stamen under dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. ठीक है, बहुत सिंपल बात लिखिए। अब हम यहाँ से यहाँ तक भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ लिया है। A typical angiosperm anther is a bilobed one. 2 lobes होते हैं, with each lobe having 2 theca. Theca हम जानते हैं, diathecous, outer theca and inner theca or layers. ठीक है, often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. ये क्या मतलब है? ये हमारे डायग्राम की बात करते हैं। ये देखो, क्या ये longitudinal groove रन नहीं कर रहा है इनके बीच में? ये आउटर थीका है मान लो और ये इनर थीका है, तो इन दोनों के बीच में एक ग्रूव रन कर रहा है, ये जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्रूव जो है ये रन कर रहा है इन दोनों के बीच में, जो कि इनको सेपरेट कर रहा है आउटर थीका को और इनर थीका को। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया हमारा थ्योरी पोर्शन? एक सेकेंड, ये रहा। Let us understand the various types of tissues and the organization in the transverse section of an anther. हमने जो sectional view पढ़ा है वो है transverse section, उसको अपन समझते हैं। The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. ठीक है, The anther is a 4-sided, मतलब कि tetragonal, ठीक है, structure consisting of 4 microsporangia. इसलिए मैंने कहा tetrasporangiate, ठीक है, क्योंकि ये टेट्रागोनल है, इस पे 4 साइड पे माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट है, तो मैंने कहा क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरांजिया है हम इसको टेट्रागोनल बोलो, टेट्रास्पोरांजिएट बोलो, चलेगा। ठीक है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब, एक लोब में, क्योंकि बाई लोब्ड होता है तो हमने कहा था ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया, याद करिए। तो ये दोनों लोब्स के अंदर जो है हमारे 2 माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट है। ठीक है, The microsporangia develops further to become pollen sac. यही माइक्रोस्पोरांजिया बाद में pollen sac बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं माइक्रोस्पोरांजिया में प्रेजेंट है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू pollen grains बनाता है,
तो इसीलिए माइक्रोस्पोरेंजिया ही पॉलन सैक बनने वाले हैं आगे जाके मैच्योर होके। द एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगे ऊपर ऊपर ही पॉलन ग्रेन्स भरे, तो ऐसा नहीं, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में अंदर अंदर तक पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए ऐसा अच्छा इमेज लिया जिसमें आपको समझा पाऊँ मैं कि पॉलन ग्रेन्स कैसे भरे हुए हैं, हम उसको भी समझेंगे। अब हमारा क्या है, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं डायग्राम बना के। ठीक है, पहले थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद में अपन और बातों को समझेंगे। देखो अब हमारे पास में जो ये वाला डायग्राम दे रखा है, ठीक है, इस वाले डायग्राम को भी मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपके माइंड में इमेजिनेशन रहेगा। देखो अब क्या है, हम पढ़ रहे हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा है, टेट्रास्पोरेंजिएट, राइट। सो वी आर गोइंग, सॉरी पॉलन ग्रेन नहीं, हमारा एंथर जो है बाइलोब वो कैसा है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। तो हम उस टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर को समझते हैं। ओके बच्चों, इसी तरीके का कुछ कुछ स्पाइनल कॉर्ड भी बनता है। मुझे रिलेट हो जाता है, मैं एकदम से बता देती हूँ कि डायग्राम कैसा है ये। ऑलमोस्ट ये देखो, वैसे तुम लोग सब लोग अपने फ्री टाइम में क्या हॉबी पसंद करते हो यार, कमेंट सेक्शन में बताया करो। मैं तो जब बोर हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या हॉबी करूँ। जितनी भी हॉबीज़ थी पहले वाली वो तो अब फॉलो ही नहीं करती हूँ मैं। ओके, एक लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया, अब हमको 3rd लेयर भी देखना चाहिए। यहाँ पे कितने बच्चे नीट एस्पिरेंट्स हैं मेरे साथ में जो पढ़ रहे हैं। जो भी नीट एस्पिरेंट बच्चे हैं, बच्चों बहुत पढ़ाई करनी है अभी तो जीवन में, इसलिए ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही पढ़ाई ही करे जा रहे हैं बस और बाकी सब चीज़ें त्याग दी हैं। ठीक है, सब काम साथ में लेके चलने की ट्राई करो, लाइफ में कुछ छूटना नहीं चाहिए। मतलब तुम्हारे हॉबीज़ भी नहीं छूटने चाहिए। बी स्पोर्टिव, take things practically but without spoiling your life. Okay, so this is the diagram which we have made right now of tetrasporangiate structure of the anther. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं जानते हैं, तो हम देखते हैं। हमें तो ये बात मालूम है कि यहाँ पर ढेर सारे स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब ढेर सारा स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है जहाँ पर बहुत सारे ही पॉलन मदर सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर भी बहुत सारे पॉलन मदर सेल्स प्रेजेंट हैं, पूरा पैक्ड है ये। और अभी कैसा हम एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग दी इमैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, वी आर नॉट स्टडिंग द मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर राइट नाउ। मैं आपको इमैच्योरिटी के रिस्पेक्ट नहीं बताऊंगी, ठीक है, हम डायरेक्टली पॉलन ग्रेन्स बने हुए नहीं देखेंगे, रादर वी विल बी वॉचिंग दी सेल्स ऑफ दी स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट इज pollen mother cells. Okay, so this diagram. Now when I'm going to zoom out this much portion, देखो मैं कितना पोर्शन जूम आउट कर रही हूँ, ओनली दिस मच पोर्शन। ठीक है, जब मैं इतने ही पोर्शन को जूम आउट करके देखना चाह रही हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है या सेल्स जो हैं या जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर पे 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स क्या क्या है ये देखते हैं। तो एक तो लेयर है सबसे आउटर मोस्ट साइड पर, ठीक है, ओके, फिर इसके जस्ट अंदर की साइड पर एक लेयर है, मार्कर्स बहुत फिसलते हैं बच्चों। कॉपी में जब डायग्राम बनाए तो बहुत अच्छे बनते थे बचपन में, अभी पता नहीं क्यों मार्कर्स के ज़माने आ गए, हर चीज़ कॉपी पेस्ट हो सकती है इस दुनिया में। ये हुआ, ठीक है। इसके अंदर कुछ और लेयर्स हैं, देखो मैं सब लेयर के नामकरण करूंगी अभी, पर अभी पहले सिर्फ डायग्राम बनाते हैं अपन।
तो अब हमारे पास में ये लेयर है एक, ओके, ये लेयर है एक, इसके अलावा दो, ठीक है, फिर तीन, मल्टीपल लेयर्स बना रही हूँ मैं। साथ साथ में जो बच्चे नोट्स बनाते जाएंगे ना, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनका ही होना है। उसमें क्या होगा कि उनको मालूम होगा कि आज उन्होंने कितना पढ़ लिया, उनके पास कितने पोर्शन के नोट्स बने हुए हैं, और साथ ही साथ में उसको रिवाइज भी करते जाएंगे वो जब मैं पढ़ा रही हूँ उसी साथ साथ में। दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर देम, ठीक है। अच्छा, अब अपन डायग्राम देखते हैं। देखो तो सबसे आउटर लेयर से चालू करते हैं, ठीक है। पर हमारा भी डायग्राम कंप्लीट हुआ नहीं है, तो एक काम करते हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे फिर ही और लेबलिंग करेंगे। ओके, देखो डायग्राम तो ऑलमोस्ट हमने ऐसे ही बनाया है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसे ही बनाया है, ठीक है। थोड़ा वेरिएशन हो सकता है पर ऑलमोस्ट ऐसे बनाया। अपन को सिर्फ लेयर्स के नाम से मतलब है, ठीक है बच्चों। तो अपन इस पर लेयरिंग करते हैं, यहाँ से करते हूँ मैं। पहले इस वाली की डायग्राम की बनाती हूँ। देखो सबसे बाहरी लेयर जो है ना, इसका नाम हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। फिर इसके जस्ट अंदर की लेयर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीशियम, ठीक है। फिर इसके अंदर की जो लेयर्स हैं, लेयर्स बोलते हैं जिनको, उन्हें हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर्स, ठीक है। फिर हमारे पास में आती है टेपेटम नाम की एक लेयर, और फिर फाइनली आता है स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। ये हमारी लेबलिंग हुई। अब इधर से कैसे बात करें, तो इधर देखते हैं। सबसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है बच्चों, सिंगल लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस, सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर जो है, ठीक है। फिर इसके जस्ट इनर वाली जो लेयर है ना, ये जो ब्लू में बनाई हमने, ये भी सिंगल लेयर ही होती है, एंडोथीशियम। फिर इसके बाद में आती है हमारे पास मोर देन वन लेयर्स। इन सभी को साथ में मिला के बोल रही हूँ मैं कलेक्टिवली, ये भी और ये भी मिलाकर बोल रही हूँ मिडिल लेयर्स। फिर इस वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं टेपेटम, ठीक है बच्चों। अब देखो टेपेटम लेयर के अंदर मैं कुछ अलग सी चीज करने जा रही हूँ ना, तुम ध्यान देना मेरी बात पे। ये देखो क्या मैंने कुछ अलग कर दिया, मैंने इसमें मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स बनाए, मतलब जिन सेल्स के पास दो से ज़्यादा न्यूक्लियस या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट। किस वाले के सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट है? सिर्फ टेपेटम वाले के सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिंसीशियम। सिंसीशियम मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, सिंसीशियम है ये, ठीक है। और सबसे अंदर की जो लेयर है ना आपकी, ये लेयर कौन सी है? सो दिस विल बी योर स्पोरोजेनस टिश्यूज की लेयर है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं अपन, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है।
क्या ये डायग्राम पूरा ठीक से दिखाई दे रहा है ना? अच्छे से दिख रहा है? ओके। अब भैया हमने पूरा डायग्राम पढ़ लिया, ठीक है। अब इस बारे में समझा देती हूँ। देखो टेट्रास्पोरांजिएट, हमारे पास जो एंथर का क्रॉस सेक्शनल व्यू आया है, इस टेट्रास्पोरांजिएट में 1, 2, 3 और 4 माइक्रोस्पोरांजिया हमने देखे। ये माइक्रोस्पोरांजिया जो है इनमें स्पोरोजेनस टिश्यूज भरे हुए हैं। माइक्रोस्पोरांजिया के स्पोरोजेनस टिश्यूज की लेयर ये है, इसके सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहती है जो लेयर है उसका नाम है टेपेटम, ये वाली। और टेपेटम लेयर के जो सेल्स हैं बच्चों, ये मल्टी न्यूक्लिएट या सिंसीशियल है। अब मैं समझाती हूँ उसका कारण क्या होता है। देखो कभी कोई एक सेल है, प्लांट सेल बनाना है, कभी कोई एक सेल है, ठीक है, वो दूसरे सेल के साथ में अगर फ्यूज हो जाए, मान लो ये सेल और ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज है, ये एक न्यूक्लियस है दूसरा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो फ्यूज हो जाए तो क्या होगा? तो मैं बोलूंगी कि इनका सरफेस बढ़ जाएगा, है ना? सरफेस बढ़ जाएगा तो क्या ज्यादा साइटोप्लाज्म कैरी कर पाएंगे? कैन बी सेड यस, ठीक है। तो जब भी कोई सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल आपस में फ्यूज हो गए सब, और सबने फ्यूज होके क्या बना दिया? एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल बना दिया, ठीक है। तो ऐसे सेल्स को हम लोग सिंसीशियम बोलते हैं, सिंसीशियल अपीयरेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी न्यूक्लिएट अपीयरेंस दिख रही है। ये सेल्स में साइटोप्लाज्म बहुत डेंस हो सकता है, बहुत सारा भर सकता है। और बहुत सारा साइटोप्लाज्म यहाँ पर भरने का लॉजिक क्या है? क्योंकि ये सेल्स स्पोरोजेनस टिश्यू के सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है, सबसे नियरेस्ट प्रेजेंट है। तो क्या फायदा होगा कि ये वाले सेल्स जो है ना टेपेटम के, ये स्पोरोजेनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो टेपेटल सेल्स या टेपेटम के जो सेल्स हैं मल्टी न्यूक्लिएट वाले, दे आर एबल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द microspore mother cells of the sporogenous tissue so that they can be converted into the pollen grains, ठीक है। meanwhile if they are seeking for nutrition then it will be provided by here, ठीक है। अच्छा, इसके बाहर की सारी लेयर्स, मिडिल लेयर हो जाए, एंडोथीशियम हो जाए या फिर एपिडर्मिस हो जाए, all of these layers are just protective in nature, ठीक है। आप कोई सेल्स या टिश्यू जिंदा है तब उसमें वाटर कंटेंट होगा, लेकिन जब कोई सेल्स या टिश्यूज मर जाएं तब उनका वाटर कंटेंट खत्म हो गया होगा, राइट? ऐसा ही होता है। अभी कभी भी आप लोगों ने ग्राउंड नट खाया है, मूंगफली? तो मूंगफली ऐसे छिलके में आती है, उसको तोड़ते हैं क्रश करके फिर खाते हैं। हैव यू एवर सीन ऐसी ग्राउंड नट जो कि जमीन से जस्ट निकाली ही है? सो इट विल बी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी डेलिकेट, इसमें क्रशिंग साउंड नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज कंप्राइजिंग ऑफ द लाइव टिश्यूज राइट नाउ। बट वंस इट इज ड्राइड आउट, बहुत दिन से धूप में पड़ी हुई है, तो दैट विल बी नाउ क्रैकिंग। अपन जैसे उसको कंप्रेस करेंगे इट विल बी नाउ क्रैकिंग, बिकॉज उसके जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो गए। वैसे ही पॉलन ग्रेन्स जैसे ही बन जाते हैं तो ये सारे सेल्स जो हैं अपना वाटर कंटेंट को त्याग देते हैं एंड द एंथर बिकम्स ड्राई, ठीक है, रेडी फॉर डेहिसेंस। तो जैसे ही कोई चीज ड्राई होती है ना तो उसमें अपने आप क्रैक आ जाता है, ऐसा होता है। कोई चीज ड्राई है तो क्रैक आ जाता है। तुम लोगों ने जनरली देखा होगा कभी कभी गीली सीमेंट लगाते हैं लोग, ठीक है, घरों के आगे, तो गीली सीमेंट जैसे धूप पड़ती है तो क्रैक आ जाता है उसमें। तो ड्राइनेस ब्रिंग्स क्रैकिंग, ठीक है, दैट वी कैन से, राइट। ओ ये तो कितना अच्छा एग्जाम्पल याद आया मुझे। ठंड के टाइम पे हम लोगों के लिप्स ड्राई हो जाते हैं तो क्रैकी एंड फ्लेकी नहीं हो जाते, वैसे स्किन ड्राई क्रैकी फ्लेकी, तो मतलब वाटर इवापोरेशन ब्रिंग्स ड्राइनेस, क्रैकीनेस, फ्लेकीनेस, ओके। सेम इज गोइंग टू टेक प्लेस विद द एंथर ऑल्सो। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बाइलोब्ड एंथर था ना, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं ना बच्चों, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ये क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। तो ये लाइन ऑफ डेहिसेंस बनाता है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस बनाता है, और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस से पॉलन ग्रेन्स निकल के बाहर आ जाते हैं। ये बाहर आ गए पॉलन ग्रेन्स, अब ये जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास अप्रोच करेंगे, ठीक है, ताकि ये फर्टिलाइज कर सके उसे, गाइनोशियम को, ओके, ओव्यूल को, मतलब गाइनोशियम के पास पहुंचेंगे ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए पॉलन ग्रेन्स। तो ये डायग्राम क्लियर है सभी को? हमने बना भी लिया, आपको बता दिया मैंने कैसे बनाना है, ईजी है, ऐसे बनाना है बच्चों, ठीक है। डायग्राम इज वेरी इजी, ओके। नाउ नेक्स्ट इसको रीडिंग लगानी चाहिए ना हमें, तो वी विल बी गोइंग फॉर द एनसीईआरटी रीडिंग नाउ, बट बिफोर दैट दिस वन सिंगल स्मॉल डायग्राम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. We will not be drawing it definitely, but this is how it will be appearing.
ठीक है। जो हमने लेयर्स बनाई ना, तो हम तो ऐसे ब्लैंक ब्लैंक बना लेंगे, हम जानते हैं, लेकिन सेल्स होने चाहिए बीच बीच में, ठीक है। तो आप समझ जाइए इस बात को कि जो आपकी आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर मल्टीपल लेयर्स ऑफ मिडिल लेयर्स हैं, फिर इसमें न्यूट्रिटिव सेल्स भी होंगे, लेकिन अभी नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं। जब पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं तो यहाँ पर लाइन ऑफ डेहिसेंस जो है ये बन चुकी है, ये क्रैकिंग हो चुकी है एंड पॉलन ग्रेन्स यहाँ से बाहर लिबरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, ठीक है। चलो अब आ जाओ थ्योरी रीडिंग पे। इधर से स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके पहले का हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by 4 layers. ठीक है, 4 types of layers है ना, 4 layers गलत लिख दिया NCERT ने यहाँ पर। It will be surrounded by 4 types of layers. ठीक है, 4 वॉल नहीं है यहाँ पर, 4 types of layers present है, ठीक है। आप समझ जाना है इस बात को, मैं लिख नहीं रही हूँ, NCERT को कॉन्ट्रडिक्ट करना मुझे पसंद नहीं, पर गलत है यहाँ पर। So the epidermis, the endothelium, middle layers obviously, and the tapetum. The outer 3 wall layers, मतलब कौन कौन सी की बात हो रही है? The epidermis, endothelium and middle layers perform the function of protection and help in dehiscence of the anther to release the pollen. क्रैक होने में हेल्प करती हैं ताकि pollen grains बाहर रिलीज हो। The innermost wall layer is tapetum. It nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. क्योंकि ये सिंसिशियल होते हैं, क्योंकि इनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, सॉरी इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है, न्यूक्लियस नहीं, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है ताकि ये मोर साइटोप्लाज्म को कैरी कर सके, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आ जाओ, व्हेन द एंथर इज यंग, ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड homogeneous cells called as sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. ये तो हमने देखा है कि जब हमारा एंथर यंग होता है तब हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारा स्पोरोजेनस टिश्यू। अब आ जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर, ठीक है। अब इसको भी समझाऊंगी डायग्रामेटिकली, बहुत सिंपल है इसका डायग्राम, तो देखो। So microsporogenesis पढ़ने के लिए we will be drawing the diagram. Firstly, we will be watching the diagram of NCERT. No, we will be drawing the diagram. ठीक है, पर ये बना बनाया भी बहुत सिंपल है कि इसको ड्रॉ करा हुआ ही लग रहा है, तो इसको ड्रॉ नहीं करते हैं अपन, सिर्फ समझते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास में है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या एक पॉलन मदर सेल, ठीक है। क्या है? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या एक पॉलन मदर सेल है। ये क्या है बेसिकली? ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो इतना सारा था ना, उसका एक सेल है, ठीक है। मतलब कि वो जो हमारे सर्कल में बहुत सारे टिश्यू में बना रही थी ना, उस टिश्यू में से कोई एक सेल है ये, इसकी बात कर रहे हैं अपन। सारे सेल्स का यही होना है फेट, तो हम एक सेल का देख लेते हैं, सबका अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द पॉलन और आना चाहिए, और पॉलन मदर सेल। ये सेल जो है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये मियोसिस 1 अंडरगो करेगा, तो डिप्लॉइड से ये क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। तो 2 रिजल्टेंट सेल्स बनेंगे, तो डायड बोलेंगे, ठीक है। फिर 2 सेल्स जो हैं वो मियोसिस 2 अंडरगो करेंगे, तो बनेगा टेट्राड या 4 सेल्स। मतलब कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। देखिए, दिख रहे हैं आपको? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर डायड, microspore dyad is forming microspore tetrad. 4 individual cells we have now received. 4 individual cells now we have received. ठीक है, NCERT का डायग्राम भी ऐसे ही बताता है। ये देखो कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, तो उस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना मियोसिस 1 होके एक डायड, ठीक है। ठीक है, फिर एक डायड से बना एक टेट्राड, मियोसिस 2 हो गया, ये मियोसिस 2 हो गया और ये बना टेट्राड। तो ये था माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, और इससे क्या बना?
माइक्रोस्पोर डायड, मियोसिस 1 अंडरगो करके डिप्लॉइड सेल था, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर डायड बना है, ठीक है, 2 है यहाँ पर क्योंकि, तो इसको बोलेंगे डायड। और फिर इसके भी मियोसिस 2 हुआ तो बना टेट्राड, लेकिन मियोसिस 2 में रिडक्शन नहीं होता है, इक्वेशनल होता है ना, वो माइटोसिस के जैसा होता है। तो ये सारे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स जो हैं हैप्लॉइड रहेंगे, इसका और हाफ क्रोमोसोमल काउंट नहीं होगा। तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं माइटोसिस मियोसिस में, ठीक है। अब एक माइक्रोस्पोर का क्या होगा, यहाँ से हमने उठाया एक माइक्रोस्पोर, ठीक है, यहाँ से हमने उठाया एक माइक्रोस्पोर, तो इस एक माइक्रोस्पोर का क्या होगा ये समझते हैं। हर एक माइक्रोस्पोर के साथ में क्या होने वाला है हम समझते हैं डायग्राम से, लेकिन वो डायग्राम हम ब्लैक एंड व्हाइट लेंगे ताकि आप ड्रॉ कर सको, ठीक है। तो अब हर एक माइक्रोस्पोर, बच्चों कितने माइक्रोस्पोर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, हर एक माइक्रोस्पोर की बात है। मैं यहाँ से एक ही सेल उठा रही हूँ, इस एक सेल के बारे में मैं समझना चाह रही हूँ उधर क्या हो रहा है, ठीक है। तो हर एक माइक्रोस्पोर जो है इधर, उससे एक पॉलन ग्रेन बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स ही पॉलन ग्रेन्स हैं, हमने ऐसा बोला था ना। तो हर एक माइक्रोस्पोर जो है ये क्या करेगा, पहले तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन कैरी कर लेगा, थोड़ा सा अपना फूड स्टोरेज कर लेगा, बिकॉज इसको लैंड करना है स्टिग्मा पे, तब तक की जिंदगी होनी चाहिए इसके पास में, वाइबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ पौधों से पॉलन ग्रेन्स लिबरेट हुए, अब कुछ पौधों से पॉलन ग्रेन्स लिबरेट हुए तो उनकी इतनी कम वाइबिलिटी या लाइफ होती है कि उनको आधे घंटे में फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचना है। हो सकता है कि वो सेम ही प्लांट में फ्लावर हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। कई बार ऐसा होता है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है तो दूसरे प्लांट के पास जाना ही पड़ेगा पॉलन ग्रेन को, या तो फिर क्योंकि कई सारे प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं तो भी पॉलन ग्रेन को एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचना है। तो इनके पास जिंदगी होनी चाहिए ना, अगर ये लिविंग होंगे तो ही तो फर्टिलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे, राइट। तो वाइबिलिटी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों, जैसे कि ग्रासेस हो गई, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब ग्रासेस में काउंट होते हैं ना। तो वीट हो गया या राइस हो गया, तो इनके पास में जो पॉलन की लाइफ साइकिल होती है ना, वो होती है कुछ हाफ एन आवर के आसपास, 30 मिनट्स, ठीक है। और कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं कुछ फैमिलीज के, जैसे कि टमाटो हो गया ऑफ द फैमिली सोलानेसी, या फिर आपका पल्सेस हो गए, राजमा हो गया फॉर एग्जांपल, बीन्स, मूंग, ठीक है, ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनोसी, ठीक है। तो सोलानेसी हो गया, लेग्यूमिनोसी हो गया, और भी कुछ फैमिलीज आती हैं। इनके पॉलन ग्रेन्स की लाइफ कितनी होती है पता है, कुछ मंथ तक, फ्यू मंथ्स तक दे विल बी एबल टू और रिमेन वाइबल, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल बी वर्किंग, ओके। अब देखो, एक माइक्रोस्पोर ने थोड़ा सा न्यूट्रिशन स्टोर कर लिया ना। अब मैंने कहा न्यूट्रिशन स्टोर कर लिया तो क्यों किया, वाइबल रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। डिपेंड करेगा कितने महीने जिंदा रहना है, उतना न्यूट्रिशन स्टोर करेगा। जिसको बहुत महीने तक जिंदा रहने का मौका मिला है, वाइबल है लॉन्ग टाइम के लिए, उसके पास में ज़्यादा न्यूट्रिएंट स्टोर होंगे उसके वैक्यूल्स में। तो इसलिए माइक्रोस्पोर्स में आपको दिखेगा थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर, क्या न्यूक्लियस तो है, कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया है, एनलार्ज करके देख रहे तो वैक्यूल्स भी नजर आने लगे। देखो ये रहे वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स में क्या भरा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स भरे हुए, खाना भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये, अब थर्ड स्टेज में, मतलब ये नंबर 1 था स्टेज, अपन पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन समझ रहे हैं, नंबर 2 था स्टेज, नंबर 3 है। अब क्या हो रहा है कि अब ये वैक्यूल जो है वो लार्ज हो गया है, ठीक है, ये वैक्यूल जो है लार्ज हो गया है, ओके। वैक्यूल में आयंस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स सब है और लार्ज हो गया। और हम देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहा है, क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करना चाहते हैं, ये सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब ये एक सेल जो है ये अंदर अंदर माइटोसिस की जैसी प्रोसेस करना चाहता है। तो नाउ दिस सेल जो है, दिस सेल विल बी फॉर्मिंग एसिमेट्रिक स्पिंडल, माइटोटिकली ट्राइंग टू डिवाइड एंड फॉर्म 2 cells. One cell is generative cell, one cell is वेजिटेटिव सेल। मतलब एक माइक्रोस्पोर जो है
वो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा न्यूट्रिशन गैदर किया, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनाए और अंदर अंदर ही 2 सेल्स में टूट गया। एक सेल है, अंदर अंदर ही 2 सेल्स में टूट गया, बना हुआ है अभी भी एक ही सेल में दोनों सेल, लेकिन अंदर अंदर है, ठीक है। तो अब एक सेल का हमने नाम रख दिया है वेजिटेटिव सेल, जिसका न्यूक्लियस अलग है, और एक सेल का हमने नाम रख दिया है जनरेटिव सेल, जिसका न्यूक्लियस अलग है, ठीक है। तो 2 सेल स्टेज हो गई है। क्या हो गई है ये हो गई है 2 सेल स्टेज ऑफ द pollen grain. Now this is a pollen grain, ठीक है। Now the pollen grain have 2 cell stage every time. हर pollen grain की 2 सेल स्टेज होती है। pollen grain के पास में होता है एक वेजिटेटिव सेल जो कि न्यूट्रिटिव नेचर का है, और एक होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल माइटोसिस परफॉर्म करेगा वापस से आगे जाके और बनाएगा 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। तो जनरेटिव सेल देयरफॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, वेजिटेटिव सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग टू द जनरेटिव सेल, ओके। इसको देखो एनसीईआरटी के डायग्राम से, देखो ये माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर में हमने जूम्ड आउट व्यू देखा, हमें दिखता है वैक्यूल्स बन गए न्यूट्रिशन स्टोर करने के लिए, वैक्यूल इनलार्ज हुआ, एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहे हैं, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, एक बन रहा है वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिटिव नेचर का, एक बन रहा है जनरेटिव सेल जो कि 2 मेल गैमीट्स को फॉर्म करने वाला है, ठीक है। सो दिस इज दी वी कैन से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसीजर, जेनेसिस, ठीक है बच्चों, ओके समझ आ गया। अब आ जाते हैं इस बात पे, अब इसके बाद क्या, अब ये कैसे सेल स्टेज है, ये 2 सेल स्टेज ऑफ पॉलन है, ठीक है। तो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है वो 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाते हैं, लेकिन 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं वो 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। तो इसमें 3 सेल क्या बनेगा, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो वेजिटेटिव सेल है वो तो वैसे के वैसे रहता है, लेकिन जो जनरेटिव सेल है बच्चों वो फिर से डिवाइड करके बनाता है 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में है वेजिटेटिव सेल, ओके, और ये तुम्हारा बड़ा सा वेजिटेटिव सेल दिख रहा है, बड़ा सा वैक्यूल है इसके पास में, एक न्यूक्लियस है, और ये है तुम्हारे पास में एक जनरेटिव सेल जिसके पास में भी न्यूक्लियस है। मैंने कहा कि ऐसे का ऐसा स्टेज नहीं रहेगा, इनफैक्ट इट विल बी चेंजिंग टू फॉर्म समव्हाट लाइक दिस, ए स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड which will be carrying a pollen tube in it, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करेगा और बनाएगा 2 मेल गैमीट्स, और ये बड़ा सा वैक्यूल रह जाएगा, ये न्यूक्लियस रह जाएगा, ये है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो हो क्या रहे, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। ये पॉलन अपॉन रीचिंग स्टिग्मा सरफेस वेजिटेटिव सेल बनाता है पॉलन ट्यूब। कौन सेल बनाता है, वेजिटेटिव सेल बनाता है पॉलन ट्यूब, और ये बन जाते हैं 2 मेल गैमीट्स formed by generative cell, ठीक है। ऐसा हुआ, ये किस में होता है, 60% एंजियोस्पर्म्स में, लेकिन बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन का लिबरेशन ही 3 सेल स्टेज में होता है। एक होता है वेजिटेटिव सेल with a large vacuole and a nucleus, and then one generative cell formed male gametes 1 and 2. This is a 3 cell pollen, ठीक है। This was a 2 celled pollen
जो कि प्लांट के पास जाके 3 सेल बन रहा है, ठीक है, और ये है 3 सेल्ड पॉलन डायरेक्टली, ऐसा, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। ये डायग्राम देखो ऐसा। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं ताकि हमारे को समझ में आए हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग्स में बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड चल रही हूँ बच्चों, मैं इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का नीट एग्जामिनेशन बहुत इजीली क्रैक हो जाए, बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत इजीली क्रैक हो जाए। एनसीईआरटी सुपर डुपर इजी बनाना चाहती हूँ मैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी रीडिंग नाउ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergoes meiotic division to form microspore tetrads। ये तो हमने देखा, माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है मियोसिस 1 करता है, डाइड बनाता है, मियोसिस 2 करता है, टेट्राड बनाता है, 4 माइक्रोस्पोर सेल्स हमारे पास में आ जाते हैं। What will be the ploidy of the cells of tetrad? क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो है डिप्लॉइड, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होंगे हैप्लॉइड नेचर के, ठीक है। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen mother cell और microspore mother cell। बच्चों यहाँ पर इन्होंने potential pollen लिख के कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को, यहाँ पर चेंज करते हैं अपन, potential pollen mother cell और microspore mother cell, दोनों बात होगी, ठीक है। The process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called as microsporogenesis. The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. The microspore tetrad 4 cells बन गए, ठीक है। As the anther matures and dehydrates, dehydrate मतलब पानी उड़ गया है, सूख गया है पूरा। The microspores dissociate from each other and develops into the pollen grains, ठीक है। Inside each microsporangium, several thousand of microspores or pollen grains are formed and then they will be released by the dehiscence of the anther, ठीक है। अच्छा, ये हुआ एनसीईआरटी का रीडिंग, थोड़ा सा और बाकी है हमारे लिए। अब हम pollen grain भी पढ़ चुके हैं क्योंकि, तो the pollen grains represent the male gametophyte। इफ़ यू टच ओपन, अब यहाँ से ये एनसीईआरटी ने थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करने के लिए बोला, तो मैं भी बता देती हूँ क्या इमेजिन करना है अपने को। यहाँ पर से करेंगे, ये देखो, ये रहा। कभी भी आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा है? डेफिनेटली देखा होगा, रेड कलर का होता है और गुड़हल बोलते हैं हम लोग उसे हिंदी में, आई डोंट नो तुम्हारे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे। सो द रेड कलर देखो माइक्रोस्पोर निकल रहा है मुँह से, द रेड कलर्ड हिबिस्कस फ्लावर, उसके पास में बहुत सारे ऐसे फाइन फाइन एंथर्स हमें लगते हुए दिखते हैं, और है ना, ये फिर क्या होता है, इसमें से ढेर सारे बारीक 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 बहुत बारीक 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 पॉलन ग्रेन्स कॉन्टैक्ट में आते हैं येलो येलो कलर के। एवर टच दैट येलो पार्ट, ठीक है। सो वी विल बी वॉचिंग दैट हमारे पूरे हाथ पे जो ये फिंगर है इसके ऊपर येलो येलो डस्ट आ जाती है। वो डस्ट में हर एक सेल जो है, हज़ारों डस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, तो बहुत सारे पॉलन्स हैं वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा याद आ रहा है सडनली कि बचपन में मैंने किसी को बोलते सुना था कि ये परागकण है। आई एम नॉट श्योर कि वो क्या बोलना चाह रहे थे, हो सकता है पॉलन का हिंदी नाम होता हो, आई एम नॉट वेरी श्योर, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे पॉलन्स हैं। इनको जब अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना, तो ये जो पॉलन डस्ट है इसको मैंने मान लो कि वाटर में डाल दिया, फिर मैंने ब्रश से लिया वाटर जिसमें कि पॉलन डाले हुए डूबा हुआ, एक स्लाइड पे रखा, फिर वो स्लाइड पे कवर स्लिप लगाया और मैंने जाके जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा तब मुझे मालूम पड़ता है कि हर एक पॉलन जूम्ड आउट दिखेगा, हमें बड़ा बड़ा दिखेगा। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब स्पाइकी ऐसा कुछ, ठीक है। ये स्पाइकी दिख रहा है, तो ये पॉलन है। तो पॉलन का ऐसा शेप, पॉलन का शेप हमेशा ऐसा नहीं होगा, पॉलन का शेप अलग अलग हो सकता है। इट कुड बी वेरिएबल शेप, वेरिएबल साइजेस, वेरिएबल स्मॉल साइज और लार्ज साइज शेप्स भी वेरिएबल होते हैं। कुछ रफ होंगे, कुछ स्मूथ होंगे, ठीक है, कुछ स्पाइकी होंगे, कुछ नॉन स्पाइकी होंगे। different shapes and size of pollen grains can be present and seen and visualized, ठीक है। look at this range of the pollen grains, ठीक है। तो अधिकतर तो आपको स्पाइकी दिख रहे हैं, है ना, और कुछ नॉन स्पाइकी स्मूथ स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे हैं हमें pollen grains, ठीक है। चलिए
वैसे ये स्पाइकी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से स्पाइकी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना जनरली उन्हें कैरी कौन करता है? इंसेक्ट। तो अभी कोई चीज़ स्पाइकी है, रफ है तो वो चिपक जाएगी आसानी से। कोई बहुत स्मूथ चीज़ चिपकेगी नहीं ईजिली। तो रफ जो चीज़ है वो चिपक सकती है ना, फ्रिक्शन अलाउ करती है। तो क्या होता है, कोई मान लो हनी भी आके बैठी तो पॉलन ग्रेन उसके पाँव पे चिपक जाएंगे, फिर वो दूसरे फ्लावर पे बैठेगी जाके, तो वो वहाँ पे जाके उन पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगी। ठीक है, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, लाइक दिस दे विल बी ट्रांसपोर्टेड। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पर इसके पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ा दूंगी, तो ये रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो इफ यू टच the opened anthers of hibiscus or any other flower, you would finding deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. Sprinkle these grains in a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs, etc. of the different pollens, है ना, not from the one same. सब एक पौधे का तो सारे सेम दिखेंगे, अलग अलग फ्लावर के लाओगे तो अलग अलग दिखेंगे। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 से 50 माइक्रोन। मतलब इनका जो डायमीटर है ना इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन का, ये पॉलन ग्रेन मान लो तो ये 50 माइक्रोन तक का हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 से 50 माइक्रोन या माइक्रोमीटर, इनका डायमीटर इतना होता है। ठीक है, इट हैज़ टू प्रोमिनेंट लेयर्ड वॉल। अच्छा, ये तो डायरेक्टली पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पढ़ना पड़ेगा ऐसे। तो हमने कुछ छोड़ दिया है क्या पढ़ने में? ये वाला पोर्शन हमने रीडिंग कर लिया है, पूरा रीडिंग कर लिया हमने। हमें डायरेक्टली पॉलन के स्ट्रक्चर को समझना है, तो पॉलन के स्ट्रक्चर को समझा देती हूँ। देखो, ये बहुत जूम्ड आउट, बहुत बड़ा पॉलन का स्ट्रक्चर मैंने लिया है। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर दिख रही है, आउटर मोस्ट लेयर, ऐसे हम लोग बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्साइन। ये रहे। फिर इनर लेयर जो दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं इंटाइन। फिर उसके अंदर क्या दिख रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अंदर क्या दिख रहा है? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। इनसाइड आउट जाएंगे तो अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाना चाह रही हूँ। मान लो कि हमने एक पॉलन बनाया, मेरे पास शेप्स आते हैं, पता नहीं क्यों मैं इस्तेमाल नहीं करती। लेट मी डू दिस नाउ। ओके, दिस इज अ वेरी स्मूथ वन। ओके, ग्रेट। अरे छोड़ो, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, देखो, एक तो हम अच्छा, ये रेज भी नहीं होता है, अरे कोई फ़ायदा नहीं निकला बच्चों, टाइम वेस्ट हो गया। अपन खुद ही ड्रॉ करेंगे। ये है आउटर लेयर ऑफ पॉलन, ये है इनर लेयर ऑफ पॉलन। ठीक है, इनर लेयर ऑफ पॉलन, पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। चलो ओके, इसके बाद में आती है फिर इसके बारे में बात कर रहे थे। तो देखो, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर रही हूँ ना, ताकि क्या होगा, अपन बहुत सारे स्पाइक्स बना पाएंगे। Why I'm feeling like I'm erasing this completely now। फटाफट से मैं बिना टाइम वेस्ट करे तुम लोग के लिए अच्छा डायग्राम बना रही हूँ। एक सेकंड दे दो मुझे। देखो, ये है हमारा एक्साइन इंटाइन लेयर। ठीक है, मैं ऐसे बना रही डायरेक्टली ताकि हमारे स्पेस पूरी आई जाए। ये हो गया, ये हो गया, ये इनर लेयर बनाई। ठीक है, फिर ये बनाते हैं अपन आउटर लेयर। ये हुआ। कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटी के चक्कर में कभी कभार टाइम वेस्ट हो जाता है, और वो क्रिएटिविटी भी अच्छी साबित नहीं होती। ये देखो, ऐसा बनाया। फिर हम क्या देख पा रहे हैं कि कई जगह पर तो ये छेद है, मतलब बीच में एक्साइन एंटाइन कनेक्ट हो रहा है, एक्साइन और इंटाइन कनेक्ट हो रहे हैं।
एक्साइन और इंटाइन कनेक्ट हो रहे हैं, एक्साइन और इंटाइन कनेक्ट हो रहे हैं, एक्साइन और इंटाइन कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो पोर्स बन रहे हैं ना, ये पोर्स बन गए ना इसके कारण से। देखो इधर से अंदर आ सकता है कुछ भी कि नहीं आ सकता, इधर से अंदर आ सकता है ना बाहर का सामान, तो पानी अंदर आ सकता है, वाटर को ही मेनली अंदर आना है। तो हमको क्या चाहिए, पॉलन ग्रेन जो जब जाएगा और स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो जर्मिनेट होगा, वो जर्मिनेट होगा अंदर, उसमें पॉलन ट्यूब बनेगी, तब उसमें वाटर बहुत सारा एंटर हो सकता है। ठीक है, तो वो वाटर कब एंटर हो पाएगा उसमें, जब उसमें छेद होंगे, अपर्चर्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, ये है इनर लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। आउटर लेयर एक्साइन एक सामान, एक मटेरियल की बनी हुई होती है, उस मटेरियल को बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। इंटाइन बनी हुई होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की सिर्फ। ठीक है, कंपैरेटिवली थिक होती है एक्साइन, कंपैरेटिवली थिन होती है इंटाइन। ओके, और इसके अलावा इसके अंदर होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल, like this. This will be a large vacuole here. So much of content in it, and a nucleus. And a nucleus is here also. ठीक है, तो एक्साइन हुआ, फिर इंटाइन हुआ, फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये और ये सेल्स कौन से हैं हम जानते ही हैं ऑलरेडी, ये है हमारे पास में वेजिटेटिव सेल, और ये है हमारे पास में जनरेटिव सेल। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। देखो ठीक है, तो अब स्पोरोपोलिनिन जो हम बात करना चाह रहे हैं मेनली पॉलन के स्ट्रक्चर में, तो थिक आउटर लेयर जिसको एक्साइन बोल रहे हैं, वो जिस मटेरियल की बनी हुई है उसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन इतना खतरनाक मटेरियल है बच्चों कि इसको आज तक ब्रेक करने वाला कोई एंजाइम नहीं मिला हमें। हम इसे किसी भी एसिड में रख दें तो भी ये डिजोल्व नहीं होता, किसी बेसिक सब्सटेंस में रख दें तो भी डिजोल्व नहीं होता। इसको डैमेज करना इट्स नॉट पॉसिबल केमिकली। ठीक है, आप स्पोरोपोलिनिन को केमिकली डैमेज ही नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन से स्पोरोपोलिनिन इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस विच इज रेजिस्टेंट टू एसिड्स, alkali, and none of the enzyme till date has been identified which can break the sporopollenin. ठीक है, so how resistant it is, how much protection is being provided to a pollen grain, right? Because plants are everything, we can say. If plants are present, then only animals are present. If plants are not present, none of the animal will be existing. The pollen grains are provided so much of protection by the nature. ठीक है, अब NCERT रीडिंग होगी। चलो खत्म होने वाला है टॉपिक हमारा, क्योंकि यहाँ से इधर से देखेंगे। ठीक है, तो 25 से 50 माइक्रोन का हो सकता है एक पॉलन ग्रेन, हमने ये समझ लिया। अब आते हैं अपन यहाँ से। It has two prominent layer wall. The hard outer layer is called as exine. It is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कभी कभी नीट वाले कि कैसा मटेरियल है, तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक नहीं है वो। It can withstand high temperatures, strong acids, alkali. No enzyme can degrade sporopollenin so far known. Pollen grains exine has prominent apertures called as germ pores, whereas sporopollenin is absent. जैसे कि मैंने बताया कि जो डायग्राम हमने बनाया है अभी, इस डायग्राम में किधर चला गया, ये रहा। इस डायग्राम में कई जगहों पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, तो आउटर लेयर ऐसे कंटिन्यू होनी चाहिए थी पूरी जगह पे, है ना, लेकिन है नहीं, तो कई जगहों पर एब्सेंट है। ये एब्सेंट जहाँ जहाँ पर है उन जगहों को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ से वाटर की एंट्री होती है ताकि वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो सके। ठीक है, ताकि वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो सके। ओके, सो पॉलन ग्रेन्स आर वेल preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. इतने ज़मानों पहले के भी, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के, लाखों साल पुराने हमें आज भी पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं।
तो पॉलन ग्रेन्स को जो अपन स्टडी करते हैं, एक ब्रांच होती है, मतलब हम बोलेंगे कि एक ऐसी ब्रांच है जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉसिल्स की स्टडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं फॉसिल्स हमारे कौन है, पॉलन ग्रेन, ऐसा मान रहे हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी को बोलते हैं पैलिनोबॉटनी, पैलिनोबॉटनी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स की स्टडी जब कुछ लोग करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि आज भी उन्हें कई सारे ऐसे प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जो प्लांट एग्जिस्ट भी नहीं करते, ठीक है। पैलिनोलॉजी भी बोलते हैं बच्चों इसे, ये टर्म होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पॉलन फॉसिल्स, ठीक है। और स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या बोलेंगे अपन, पैलियोंटोलॉजी इज जनरल टर्म फॉर स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी नाउ The exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. हमने देखा बहुत spiky भी हो सकता है. Do you think that it should be hard? Definitely it should be hard because it will be protective in nature. What is the function of germ pore? Germ pore will be allowing the water entry inside the pollen grain once the pollen grain lands upon the surface of stigma, so that it can be now able to produce the pollen tube and reach the ovule portion of the flower. The inner wall of the pollen grain is called as intine, ठीक है। It is thin layer comparatively, continuous layer होती है ये भी, and made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell. The vegetative cell is bigger and has abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus. Generative cell is smaller and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped, मतलब ऐसा बनाया था ना हमने, with dense cytoplasm and a nucleus. In over 60% of the angiosperms, pollen grains are shed at 2 cell stage. In the remaining species, generative cell divides to form mitotically to form 2 male gamete before the pollen grains are shed. मतलब 3 cell stage पे 40% में होता है और 2 cell stage पे 60% में होता है, तो हम देख चुके हैं। अब बात आती है pollen grain की एलर्जी की। तो कई लोग pollen grain के लिए एलर्जिक होते हैं, मतलब जैसे ही घास वास में निकले तो छींकना चालू कर देते हैं, आंखें रेड हो जाती हैं, पानी आने लगता है, नाक लाल हो जाती है और बहुत छींकते रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉलन की एलर्जी कई लोगों को होती है। तो पॉलन बेसिकली बना हुआ है आउटर मोस्ट लेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्पोरोपोलिन, जहाँ पर कुछ भी ऑर्गेनिक मटेरियल है हमारी बॉडी में इनहेल होकर अगर आ गया तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो कई बार इसको फॉरेन पार्टिकल मान लेता है, सैंड पार्टिकल की तरह या डस्ट पार्टिकल की तरह, और हमारी म्यूकोसा मेम्ब्रेन को इरिटेट करना चालू कर देता है, ठीक है। तो जैसे पॉलन ग्रेन आया तो हमारी बॉडी ने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, एज एन एलर्जन, पैथोजन, एंटीजन वी कैन से, ठीक है। नाउ ऐसा होगा तो हमारे बी लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट सेल्स इसके अगेंस्ट बनाएंगे एंटीबॉडी। तब कोई भी एलर्जन बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट बनती है IgE एंटीबॉडी। तो ऐसी बहुत सारी IgE एंटीबॉडीज बना दी हमारी बी लिम्फोसाइट सेल्स ने, ठीक है। तो IgE एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल नाम के सेल के ऊपर अटैच हो जाती है और मास्ट सेल में होता है हिस्टामिन, और मास्ट सेल्स डीग्रैन्युलेट करते हैं और हिस्टामिन रिलीज करते हैं ब्लड में। जितना इतना हिस्टामिन रिलीज होगा उतना उतना ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट होती जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड से डायलेट। तो ब्लड वेसल्स का ल्यूमन जो है वो बढ़ रहा है, तो क्या ऐसी पैक थी, अब ये ल्यूमन बढ़ रहा है तो क्या सेल्स भी दूर हो जाएंगे ऑब्वियसली, तो बीच बीच में गैप आ जाएगा। तो ये ब्लड वेसल्स में गैप आने के कारण से बहुत सारा ब्लड प्लाज्मा लीक होकर हमारे टिश्यू की स्पेसेस में भर जाएगा। तो इसलिए वाटरी आईज, वाटरी नोज, छींक आ रही है, ठीक है, पूरा फेस इन्फ्लेमेट हो जाता है कई लोगों का, मतलब सूजन आ जाती है, आंखें सूज गई हैं, यहाँ सूज गया है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको एलर्जी हो गई, तो हिस्टामिन के रिएक्शन है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है, समझ आया। तो ये रिएक्शन होती है। अच्छा, तो एलर्जी हो गई है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, एक और बात होती है कि एलर्जेंस जो हैं ये इनको फैगोसाइट्स या मैक्रोफेज खा गए तो वो खाने के बाद में प्रेजेंट करते हैं उसको कि देखो मैंने ये खाया है, तो वो टी सेल नाम के हमारे जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अब अगली बार फिर से घास में जाएगा तो फिर छींक आएगी। तो एक बार एलर्जी हुई तो लाइफ टाइम एलर्जी हुई, ठीक है। ऐसे मानते हैं इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है अगर कोई इंसान अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई करे तो शायद से एलर्जी का भी ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द एलर्जेंस दे विल बी वर्किंग एज एलर्जेंस। नाउ
पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉजिंग है डेफिनेटली, पर इनहेल करने पर। लेकिन कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में और आजकल तो इंडियन कंट्रीज में भी ट्रेंड हो गया है कि एथलेटिक बॉडी के लोग जितने हैं वो पॉलन ग्रेन्स खाते हैं, और जो लोग मस्कुलर बॉडी चाहते हैं वो लोग पॉलन ग्रेन्स खाना चालू कर देते हैं। आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द वेरी गुड बुक फ्रॉम अ जापानीज ऑथर ए फ्यू डेज बैक, तो मैंने उसमें देखा कि ही वॉज सेइंग अस टू ईट पॉलन ग्रेन्स, सो ही सेड दैट पॉलन ग्रेन्स आर वेरी न्यूट्रिटिव एंड यू शुड ईट दैट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स खाते हैं कई सारे लोग, सिरप के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, बहुत सारे तरीक़ों से। तो पॉलन ग्रेन्स खा के क्या फ़ायदा? पॉलन ग्रेन्स बेसिकली इंक्रीजेज द ओवरऑल वाइटैलिटी, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब उसका विगर एंड वाइटलिटी दोनों बढ़ाता है, मतलब कि सेक्सुअल पोटेंशियल भी बढ़ाता है किसी इंसान का, और उसके अलावा पॉलन ग्रेन्स जो है वो एनर्जी भी बढ़ाते हैं। तो रेस हॉर्सेस जो होते हैं उनको दिया जाता है पॉलन ग्रेन्स रेस के तुरंत पहले, ताकि क्या होता है कि उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आए रेस में, और ह्यूमन भी खाते हैं आजकल, सो दैट उनके बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिटिव चीज़ें जाएंगी तो डेफिशिएंसीज कम होंगी। ठीक है, सो दिस इज डन। तुम्हारा चैप्टर ही पूरा खत्म हो गया है बच्चों, मतलब सॉरी ये वाला पोर्शन पूरा खत्म हो गया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला। एक बार रीडिंग लगाते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉजेज सेवरल एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम, पार्थेनियम जानते हैं आप लोग, गाजर घास, कैरेट ग्रास बोलते हैं इसे, जगह जगह लगी हुई है आजकल इंडिया में, यूबिक्विशियस हो गई, मतलब हर जगह पे प्रेजेंट है गाजर घास, क्योंकि कभी ना कभी हमारे पास आ गई थी गलती से। तो ये वीड इतनी फास्ट रेट पे ग्रो हुई, वीट के साथ आ गई थी, गेहूं के साथ में। तो पहले गेहूं बाहर से अमेरिका साइड से हम लेके आए उगाने के लिए, ठीक है, तो उसके साथ में ये वीड प्लांट आ गया, पार्थेनियम। तो पार्थेनियम जो है इट्स वेरी डेंजरस प्लांट, और उसके पॉलन ग्रेन्स की एलर्जी लोगों को, कई लोगों को होती है। ठीक है, तो इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. In the Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. ठीक है, next is what? So now हम पढ़ रहे थे इसके बारे में ना कि कितने दिन की viability रहती है. Once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. How long do you think the pollen grains retain viability? The period in which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends upon the prevailing temperature and humidity. कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी वाइबिलिटी रहेगी कि नहीं। क्योंकि आपको पता हो कि रेजिस्टेंट मटेरियल से तो बना है बाहर स्पोरोपोलेनिन से, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह पर एक्साइन टूटी फूटी थी तो स्पोरोपोलेनिन गायब था। इन सम सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी इन 30 मिनट्स, ये बता चुकी हूँ आप लोगों को। एंड इसके अलावा सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ रोजेसी, रोज प्लांट, लेग्यूमिनोसी, बीन्स वगैरह, एंड सोलानेसी, they will remain viable for months. You may have heard for storing. Now, अब बात आती है, मैं चाहती हूँ कि पॉलन ग्रेन्स लंबे समय तक जिंदा रहें, तो मैं उनको ड्राइड और कोल्ड कंडीशन में रखूँगी। ठीक है, ठंडी और ड्राई जगह। ह्यूमिड होगा और गर्म होगा तो पॉलन खराब होते हैं, ड्राई होगा और ठंडा होगा तो पॉलन ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। तो -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग पॉलन्स कैन बी स्टोर्ड एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, pollens can be stored at this temperature. Okay, this is -196 डिग्री सेल्सियस। इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन, ठंडे में स्टोर करना। ठीक है, स्टोरिंग देम एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, लो टेम्परेचर आप समझ रहे हो, 0 डिग्री पे तो अपन कांपने लगते हैं। ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम बायोलॉजिकल सैंपल्स रखे जाते हैं। -196 डिग्री, इतना ठंडा। लेकिन पॉलन ग्रेन्स इसमें कई सालों तक वाइबल रह सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हैं,
जिसमें कुछ साइंटिस्ट ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि आज से 25 साल बाद भी ये वाला पॉलन ग्रेन जिंदा रहे, और कोई भी साइंटिस्ट आए तो वो इस पॉलन ग्रेन का इस्तेमाल करके किसी प्लांट को मतलब पॉलिनेट करने की ट्राई करे तो वाइएबल होना चाहिए, तो बचा के रखते हैं। तो ऐसे पॉलन बैंक्स होते हैं बहुत सारे, और उन पॉलन बैंक्स पे -196 डिग्री सेल्सियस पे पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है एट अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर फॉर मेकिंग देम वाइबल फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, दिस इज डन। चलिए, सो यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन एंड स्पर्म्स ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज पॉसिबल टू स्टोर द पॉलन ग्रेन्स ऑल्सो, ठीक है, of a large number of species for years in liquid nitrogen at -196 degree Celsius. Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks, ताकि क्रॉप प्रोग्राम्स में इसका इस्तेमाल कर सके। तो हमारा ये पोर्शन खत्म हो गया है। दैट मीन्स हम लोगों ने पूरा का पूरा स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड हमारा पॉलन ग्रेन पढ़ लिया। अब मुझे एक कहीं ना कहीं पर कुछ सडन रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या हमने डायग्राम गलत तो नहीं बना लिया। So let's check for this diagram. I am thinking we have done something wrong right now in one of the diagrams. This diagram. Sudden click हुआ मुझे कि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक करी है बच्चों। ये पूरा डायग्राम सही है, लेकिन हमें ये बात याद नहीं आई उस समय पर कि सिर्फ और सिर्फ एक्साइन लेयर के अंदर ही डिसकंटिन्यूटी होती है, इंटाइन लेयर में नहीं होती है ना। तो अपन इसको चेंज कर लेते हैं फटाफट से डायग्राम को थोड़ा सा। देखो कि यहाँ पर ये अंदर की लेयर अपने को कंटिन्यूस बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, और डिसकंटिन्यूटी भी अपन अगर करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्साइन या स्पोरोपोलेनिन वाले में करेंगे बच्चों। बिल्कुल भी अंदर की लेयर में अपने को डिसकंटिन्यूटी नहीं चाहिए, क्योंकि इंटाइन इज इंटैक्ट कंटिन्यूस लेयर। कहीं कहीं पे गैप्स हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पोरोपोलेनिन में है। ओके, ओनली। ये हो गया जर्म पोर्स, ठीक है। तो जर्म पोर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? जर्म पोर्स आर, वी कैन राइट इट हियर, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट इन सम पार्ट ऑफ एक्साइन, ठीक है, ओनली, नॉट इंटाइन, एक्साइन ओनली। ओके, सो दिस इज कंटिन्यूस लेयर, हमारी अंदर वाली लेयर कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। This is done. So here is how our topic gets completed. ठीक है, by this I am going to end the lecture and we will be meeting in the very next class with the female reproductive part of the flower. Okay, so bye everyone. Please don't forget to like, share and subscribe this channel if you are new to this channel. Stay tuned for more such videos and also I am uploading shorts. आप लोग चाहें तो मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं कम्युनिटी सेक्शन में, क्वेश्चंस जब मैं पूछती हूँ वहाँ पर आपको क्या और चाहिए है, so that I can get to know what my students want. Don't forget to like, share and subscribe the channel Biology One Shot. Thank you so much.